Welcome back. We are again here in the part 3 of class 12th. हमारा टॉपिक है पोएटिक डिवाइसेस एंड फिगर्स ऑफ स्पीच। आपको जैसा कि पता होगा पार्ट 1 में हमने एक पोएट्री आपके टेक्स्ट बुक की पोएट्री को समझा था और उसके साथ हमने उसके लास्ट सेगमेंट में फोरग्राउंडिंग नाम का पोएटिक डिवाइस उसमें पढ़ा था और उस पोएटिक डिवाइस की वजह से हमने उस वीडियो को पार्ट 1 नाम दिया। पार्ट 2 में हमने दूसरे कई पोएटिक डिवाइसेस देखे, सिमिली, मेटाफर, ओनोमैटोपिया, ऐसे सारे रिपीटिशन, एलिट्रेशन, ये सारे पोएटिक डिवाइसेस हमने उसमें समझे। उसी सीरीज में वी आर मूविंग फॉरवर्ड और अब हम देखें कि आगे कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस होते हैं जो चीफली आपके टेक्स्ट बुक में होते हैं और जो हमें आने चाहिए। इसी क्रम में अगला पोएटिक डिवाइस है सिनेक्डकी। सिनेक्डकी एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है, it's a figure of speech which is poetic device in which a part is made to represent the whole or vice versa। इससे आप क्या समझे? अगर हम किसी छोटे शब्द, एक स्मॉल वर्ड को लेकर किसी बड़ी चीज को या बड़ी चीज के नाम को यूज करके किसी छोटे ग्रुप या छोटी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो सिनेक्डकी कहलाता है। हालांकि डेफिनेशन से ये सारी चीजें अच्छे से समझ में नहीं आती। दैट्स व्हाई वी टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो आल्सो वी आर ड्राइंग द कंपैरिजंस फ्रॉम आवर डेली लाइफ्स। बहुत ही आसान से एग्जांपल्स हम लेकर आए हैं जिनसे आपको ये हमेशा के लिए याद रह जाए। यू विल नेवर फॉरगेट देम इफ यू कीप देम इन माइंड थ्रू दीज सिंपल एग्जांपल्स। तो हम इसके लिए एग्जाम्पल देखें, सिनेक्डकी के क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसा मैंने पहले बोला कि बड़ी चीज के नाम से छोटे को रिप्रेजेंट करना। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एक नाम अपनी कंट्री का, इंडिया। इंडिया हम 135 और मोर देन 135 करोड़ लोगों का नाम है। हम सभी मिलकर इंडिया बनाते हैं। तो इंडिया जो है एक बड़ी चीज का नाम है और अगर हम इस नाम के थ्रू छोटा सा कोई ग्रुप या छोटी सी कोई चीज को प्रेजेंट करें तो वो सिनेक्डकी का एक एग्जाम्पल होगा। जैसे आप देखिए, जब हम यू नो वेरी वेल इंडिया इज मैड अबाउट अ सर्टेन स्पोर्ट दैट इज क्रिकेट विच इज वेरी पॉपुलर इन आवर कंट्री। वैसे तो वो सारे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी पॉपुलर है, पर इंडिया और इंडियन क्रिकेट टीम बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो जब इंडिया कोई मैच खेलती है तब हम वो जीतती है या हारती है तो हम किस तरह बोलते हैं सेंटेंस को। जैसे इंडिया किसी पर्टिकुलर मैच को जीत गई तो हम कहते हैं इंडिया वॉन द मैच या सीरीज, जो भी है, इंडिया वॉन द मैच। और इस सेंटेंस में हम इंडिया किसको कह रहे हैं? क्या हम सारे लोगों ने, यानी हम 135 करोड़ या जो इससे ज्यादा हमारी पॉपुलेशन है, क्या सभी ने उस दिन उस सीरीज को या उस मैच को खेला होगा? नहीं। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, यानी जो हमारी इंडिया टीम के, क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं, 11, 12 या जो भी जितना भी वो नंबर है, उस छोटे ग्रुप को हम इतने बड़े नाम से, जो कि 135 करोड़ लोगों का नाम है, उससे उस छोटे ग्रुप को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एक सिनेक्डकी का एग्जाम्पल हुआ। इसके अपोजिट हम देखें, एक छोटा सा एग्जाम्पल लें। जैसे कि हम कहते हैं ABC। ABC, ABC वैसे तो अल्फाबेट्स में, इंग्लिश अल्फाबेट्स में ABCD ये पूरा होता है एक सीक्वेंस में, पर हम किसी भी चीज की शुरुआती जानकारी, उसका स्टार्टिंग बिगिनिंग नॉलेज, जब हम उसको रेफर करते हैं तो हम हमेशा यही कहते हैं कि क्या तुम्हें इस चीज की ABC भी पता है? यानी किसी काम की शुरुआत से पहले व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सर्टेन वर्क, तो हम ये चर्चा करते हैं कि क्या हमें इस काम की ABC पता है, तब तो हम इस काम को कर पाएंगे। तो ये ABC जो है उस काम की पूरी शुरुआत, उसकी सारी जानकारी, उसमें उस काम में लगने वाली सारी स्किल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये ABC छोटा वर्ड यूज करते हैं जो बड़ी चीज को प्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी सिनेक्डकी का एग्जांपल है। इसे हम एक और छोटे से दूसरे एग्जांपल से समझे। जैसे आपने एक वर्ड देखा होगा ब्रेड, जो हम खाते हैं रोज, जो हमारे ब्रेकफास्ट में यूज होता है।
अगर हम बोलें कि आई एम वर्किंग वेरी हार्ड और आई एम स्ट्राइविंग वेरी हार्ड टू अर्न माई डेली ब्रेड, मतलब मैं बहुत ही कड़ी मेहनत करता हूं, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करता हूं। क्यों करता हूं? ताकि मैं अपना डेली ब्रेड कमा सकूं। तो यहां ब्रेड का मतलब क्या है? क्या हम एक ब्रेड को बताना चाह रहे हैं कि हम एक ब्रेड को कमाने के लिए ये सारी मेहनत कर रहे हैं? नो, इट्स नॉट लाइक दैट ऑल। ये आप भी समझ गए होंगे, इंग्लिश इज अ लॉजिकल लैंग्वेज। तो यहां ब्रेड का मतलब क्या है? हमारे सारे दिन की जितनी जरूरतें हैं, खाना पानी जो भी है, या पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए जो भी घर है, या जो भी चीजें हैं, वो सब का सब, हमारी जो सर्वाइवल के लिए जो नीड्स हैं, वो सबको हम इस ब्रेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं उन सबको कमाने या उन्हें बनाए रखने के लिए या प्रोग्रेस के लिए जो है हार्डवर्क करता हूं। तो वहां ब्रेड का मतलब वो सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो छोटी एक चीज से हम बड़े ग्रुप, बड़ी बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो सेनेक्डकी का एग्जाम्पल है। तो small word is used to describe a big thing or the opposite one. Big word is used to describe a small thing or piece of things. So ये है सेनेक्डकी। इसे ध्यान से देखें, चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, तो आपको हमेशा के लिए ये पोएटिक डिवाइसेस याद हो जाएंगे। शायद नाम से याद ना आए, पर एग्जाम्पल्स हमने जो इतने सरल लिए हैं, एग्जाम्पल्स से आपको जरूर याद रहेगा। अब इसी सीक्वेंस में हम अपना अगला पोएटिक डिवाइस देखें। हमारा अगला पोएटिक डिवाइस है एंटीथेसिस। वैसे तो एंटीथेसिस क्या है? अपोजिट, किसी भी चीज का अपोजिट एंटीथेसिस हो जाता है। इसमें हम देखें क्या होता है। व्हेन टू अपोजिट आइडियाज आर कन्वे टू डिनोट समथिंग, टू एक्सप्रेस समथिंग, तो वो एंटीथेसिस कहलाता है। जब दो विरोधाभासी, दो अलग अलग विरोध, या जिसको हम पैराडॉक्सिस बोलते हैं, दो अलग चीजें एक साथ बोली जाती हैं, जो ऐसे तो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, पर वो एक दूसरे के इफेक्ट को कम ना करके उसके इफेक्ट को बढ़ाती है, उसको इंटेंसिफाई करती है, उसको एम्पलीफाई करती है, तो वो एंटीथेसिस कहलाता है। इसके एग्जांपल्स हम छोटे से देखें क्या होता है। जैसे आपने एक इंग्लिश की सेइंग सुनी होगी, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। यानी मनुष्य क्या करता है? मनुष्य का काम क्या है? इच्छा करना, विश करना, डिजायर्स करना। और गॉड का काम क्या है? डिस्पोज करना। अब वो डिस्पोज करने में यानी वो पूरी भी हो जाती है, नहीं भी होती, मतलब हमारा काम है कि हम वर्क करें, कर्म करें, एंड द रिजल्ट इज कंप्लीटली इन द पोजेशन ऑफ गॉड। तो वो एक, ये दो अपोजिट आइडियाज हैं, पर एक ही चीज पर बल देने, एम्फेसाइज करने, या किसी बात को डिस्क्राइब करने या समझाने के लिए यूज की गई है। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। इसका हम और भी कई एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, स्पीच इज सिल्वरन बट साइलेंस इज गोल्डन। मतलब चुप रहना, बोलना, स्पीच बोलना जो है इस सिल्वरन, चांदी के जैसा है, कीमती है। यानी बोलने से हमें कई लाभ होते हैं। हम लोगों से व्यवहार करते हैं, अच्छा बिहेव करते हैं, हमारा एक सोशल स्टेटस बनता है बोलने से। तो वो क्या है? वो चांदी के जैसा है, इट्स प्रीशियस लाइक सिल्वर। लेकिन चुप रहना, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। तो चुप रहना जो है, समय पर चुप रहने का मतलब कंप्लीटली चुप रहना नहीं है, बल्कि जहां आवश्यकता हो वहां बोलना, नहीं तो चुप रहना। भगवान ने हमें दो कान दिए हैं, यानी भगवान भी चाहता है कि हम सुने ज्यादा और बोले कम। जरूरत के वक्त बोले, अच्छा बोले कम, और इफेक्टिव बोले जो इन्फ्लुएंस करे लोगों को। तो साइलेंस जो है वो गोल्डन है, वो सोने के समान, इट्स प्रीशियस लाइक गोल्ड। तो ये दो अपोजिट आइडियाज हैं, स्पीच इज सिल्वर एंड साइलेंस इज गोल्डन। तो ये भी एक एग्जांपल है एंटीथेसिस का। टू अपोजिट आइडियाज कन्वेइंग और डिनोटिंग अ सेम स्ट्रॉन्ग थॉट। इसके बाद हम देखें तीसरा, अपना इसी क्रम में थर्ड, ऑक्सिमोरॉन। ये कुछ एंटीथेसिस के जैसा ही है, बस फर्क ये है कि वहां दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो अलग अलग अपोजिट होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं। यहां पर
दो वर्ड्स जो वैसे तो अपोजिट हैं पर वहां किसी बात को एम्फेसाइज करने, उसे अच्छे से समझाने के लिए साथ में यूज किए जाते हैं। जैसे आप देखिए, एक वर्ड हम लेते हैं डार्क और एक वर्ड डे। आपने ये वर्ड एक साथ काफी बार सुना होगा, डार्क डे। आप देखिए, कभी डे डार्क तो नहीं होता है, तो फिर डार्क डे क्या हुआ? जब कोई ऐसी घटना, ऐसी इवेंट, ऐसी फिनोमिनन होती है जो बहुत ही बुरी हो, जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए कोई बुरी हो, या कुछ ऐसा बहुत बुरा हुआ हो, जैसे कोई बड़ा मास्कर हो, जैसे जलियांवाला बाग जो हमारे यहाँ मास्कर हुआ था, उसको क्या माना जाता है? थ्रू आउट मतलब काफ़ी समय से हम उसे बुरे तौर पर देखते या याद करते हैं, वो बहुत बुरा दिन, काला दिन था, तो वो डार्क डे कहलाता है। तो दो अपोजिट चीजें जो है, लेकिन वो एक ही चीज को स्ट्रांगली कन्वे कर रही हैं। तो डार्क डे जो है ऑक्सीमोरॉन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और भी हम देख सकते हैं, जैसे बिल्डिंग डिमोलिशन। बिल्डिंग डिमोलिश करना क्या होता है? डिमोलिश करना, उस किसी चीज को नष्ट करना या गिराना। और बिल्डिंग मतलब बनाना। अब बिल्डिंग हम नाउन लेंगे तो इमारत जो होगी वो नाउन होगी। बिल्ड अगर हम वर्ब के तौर पर लेंगे तो उसको बनाना, उसका निर्माण करना। तो बिल्डिंग डिमोलिशन एक तरफ बनाना, एक तरफ मिटाना। लेकिन जब किसी बड़े कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए कुछ पुरानी इमारतों को, बिल्डिंग्स को गिराया जाता है, व्हेन दे डिसमेंटल दैट, तो वो उसको डिमोलिश करना हो जाता है वो। तो बिल्डिंग डिमोलिशन अपोजिट चीज पर एक स्ट्रॉन्ग आइडिया कन्वे कर रहे हैं। और भी देख सकते हैं, जैसे डेफनिंग साइलेंस। डेफ यानी आप जानते हैं क्या होता है? बहरा होता है। डेफनिंग यानी बहरा कर देने वाली। आप देखिए, बहुत तेज आवाज जो होती है वो कानों के लिए अच्छी नहीं होती है, वो बहरा कर सकती है। तो डेफनिंग, लेकिन साइलेंस, तो डेफनिंग साइलेंस, साइलेंस होता है चुप्पी, खामोशी। तो किसी जगह इतनी खामोशी थी या इतनी वो थी कि हम मेंटली बहुत हरास हो गए, बहुत परेशान हो गए, तो वो हम कहेंगे कि वो साइलेंस बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। वो एक बड़ी आवाज़ के जैसी थी जिसने हमें बहरा कर दिया या दुखी कर दिया, मेंटली बहुत हरास कर दिया, तो वो डेफनिंग साइलेंस हो जाएगी। तो ये ऑक्सीमोरॉन के एग्जाम्पल्स हैं, डार्क डे, बिल्डिंग डिमोलिशन और डेफनिंग साइलेंस, इस तरह से। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट बहुत खास है, आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हम इस पर एक पूरा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, पर एक तो समय की थोड़ी कमी, और दूसरी बात ये एक छोटा सा टॉपिक है और वी नो वेरी वेल कि ऐसे सैकड़ों टॉपिक हमारे पास अपने टेक्स्ट बुक में हैं, तो हम एक कंप्लीट वीडियो ना बनाकर इसमें ही इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चीफली जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो हमने लगभग कवर किए हैं। उस क्रम में ये आखिरी है। आयरनी। आयरनी क्या है पहले तो हम ये देखें। व्हेन द रिजल्ट इज अपोजिट देन द रिजल्ट विच वाज एक्सपेक्टेड, जिस तरह के आउटकम का हमने एक्सपेक्टेशन किया, आशा की, उससे अपोजिट जब कोई रिजल्ट आ जाए तो वो आयरनी होती है। ये मेनली तीन तरह की होती है: वर्बल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी और ड्रामेटिक आयरनी। पहले हम इनका नाम यहां लिख लें तो समझने में आसानी होगी। एग्जाम्पल्स के थ्रू सभी को देखेंगे। वर्बल, सिचुएशनल और ड्रामेटिक, तो ये तीन आयरनी होती है। अब पहले तो हम आयरनी को ही एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें। मान लीजिए एक देयर इज अ पर्सन हु इज 98 ईयर्स ओल्ड। एक 98 ईयर ओल्ड का एक व्यक्ति है, बूढ़ा है, काफी एजेड है, और किसी एक दिन उसकी एक बहुत बड़े अमाउंट की लॉटरी लगती है। ही वॉन अ बिग लॉटरी, और उसके अगले ही दिन वो मर जाता है। द नेक्स्ट डे ही डाइज। तो ये एक आयरनी का एग्जाम्पल हुआ कि एक्सपेक्टेशन क्या था कि शायद वो अब जो, मान लीजिए उसकी पहले की लाइफ काफी परेशानियों वाली थी, ही सफर्ड अ लॉट इन हिज लाइफ, और अब पहली बार उसे एक फाइनेंशियल इतना बड़ा बूम या जंप मिला है, तो अब वो थोड़ा सा बचा हुआ समय उसका अच्छा निकलेगा, जितने भी दिन वो जिंदा रहा। ऑब्वियस ही वाज, मतलब जब वो 98 का था तब भी जिंदा था, तो शायद 1-2 साल और अच्छे से उसके समय जाएगा, लेकिन वो अगले ही दिन मर जाता है, लॉटरी जीतने के नेक्स्ट डे ही। तो ये क्या हुआ? आयरनी का एक एग्जाम्पल हुआ। तो ये तो ओवरऑल एक आयरनी की हमने बात की। अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो हम इसको 3 मेन उसमें पाते हैं। इनकी कुछ सब कैटेगरीज भी हैं, उन्हें हम इसके बीच में ही पढ़ते चलेंगे, हम उन्हें कोई मेन पॉइंट नहीं दे रहे हैं। तो इसमें है वर्बल, सिचुएशनल और ड्रामेटिक आयरनी।
तो सबसे पहले हम समझे वर्बल आयरनी। व्हेन अ स्पीकर्स इंटेंशन इज द अपोजिट ऑफ व्हाट ही इज सेइंग। अगर हम कोई कैरेक्टर, कोई व्यक्ति लें और अगर वो कुछ कह रहा है और उसका इंटेंशन, उसके कहने के पीछे उसका इरादा कुछ और ही समझाने का है, जो वो कह रहा है उसका अपोजिट है, तो वो वर्बल आयरनी कहलाती है। जैसे मान लीजिए अ पर्सन इज कमिंग आउट ऑफ अ वेरी बैड सिचुएशन ऑफ वेदर, जैसे कोई तूफान है या ऐसे किसी से बाहर आ रहा है और फिर वो बोले व्हाट अ नाइस वेदर आई वाज हैविंग, मुझे कितना गजब का, कितना अच्छा मौसम था। तो वो एक्चुअली उसे अच्छा नहीं कह रहा है, बल्कि उसकी उस इंटेंसिटी को बता रहा है। तो वो क्या हुआ, उसका कहना कुछ और है और उस कहने के पीछे उसका लेटेंट, छुपा हुआ मीनिंग, हिडन जो मीनिंग है वो कुछ और है। तो वो वर्बल आयरनी का एक एग्जाम्पल है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं वर्बल आयरनी के। जैसे अगर हम कहें कि किसी व्यक्ति का कंसाइंस, अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा नहीं है, उसके मन में दूसरों के प्रति द्वेष या बुरी भावना है, हेट्रेड है, तो हम अगर ये कहें कि हिज कंसाइंस इज एज क्लियर एज मड। यहां पर देखिए हमने एज क्लियर एज मड का वो किया, वो एक सिमिली का एग्जांपल है, लेकिन क्लियर कभी मड तो होती नहीं, मड कीचड़ जो होती है। तो यहां हमने क्या कहा कि उसका कंसाइंस जो है वो उतना क्लियर है जितनी मड होती है, कीचड़ होती है, यानी उसका कंसाइंस बिल्कुल क्लियर नहीं है, यानी वो मन से, दिल से खराब इंसान है। तो यहां हमारा कहना कुछ और था और कहने के पीछे हमारा एम्फेसाइज हम कुछ और कर रहे थे। तो ये भी वर्बल आयरनी का एग्जाम्पल है। इसमें और भी ऐसे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। जैसे ही इज, किसी ने कहा कि इज ही रियली फ्रेंडली, तो हम कहेंगे यस ही इज फ्रेंडली एज अ रैटल स्नैक। वो उतना फ्रेंडली है जैसा कि एक रैटल स्नैक होता है। हिंदी में भी आपने एक कहावत सुनी होगी, आस्तीन का सांप, यानी किसी को फ्रेंडली बिहेवियर में रखकर और उसे किसी तरह से धोखा देना, ट्रिक करना, ट्रिकरी करना। तो इस तरह से ये वर्बल आयरनी हो जाती है। या कुछ किसी ने किसी के लिए बुरा कर दिया, एकदम से बुरा हो गया, जो चाह के किया हो या अनवांटेड वे में किया हो और बुरा हो गया, और फिर हम उसके रिप्लाई में कहे ओके थैंक यू सो मच। तो ये थैंक यू सो मच एक्चुअली थैंक यू नहीं है, बल्कि हम उसे एक कमेंट कर रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं कि तुमने मेरे साथ गलत किया या बुरा हुआ। तो ये वर्बल आयरनी का एग्जांपल है, व्हेन द एक्चुअल मीनिंग इज डिफरेंट ऑफ व्हाट द पर्सन सेज। तो ये हुआ वर्बल आयरनी। इसके बाद हम देखें सेकंड वन, सिचुएशनल आयरनी। सिचुएशनल आयरनी क्या है, व्हेन द एक्चुअल रिजल्ट of a situation is totally different from what you would expect। जो आप सोच रहे थे कि होगा पर वो नहीं हुआ और कुछ बिल्कुल ही अपोजिट हो गया, तो वो सिचुएशनल आयरनी होती है। जैसे आप एग्जांपल इसमें ले सकते हैं टाइटैनिक का, काफी फेमस वो है, मूवी है, आपने देखी होगी कि टाइटैनिक, और रियल में भी जब ये घटना घटी थी, जहां तक मुझे याद है, एज फार एज आई नो, इट वाज अ फेनोमेनन ऑफ 1912। तो जब टाइटैनिक को बनाया गया तो वो इस तरह से बनाया गया कि इट वॉज फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप, बहुत बड़ा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जो काफी सारे लोगों को एक साथ सेल करके ले जा सकता था। पर इट सैंक इन इट्स मेडेन जर्नी, अपनी पहली ही यात्रा में डूब गया, जबकि ये ऐसा बनाया था अनसिंकेबल कि ये कभी नहीं डूबेगा और बहुत ही स्ट्रांग है, और ये एक आगे आने वाले जो शिपिंग होगी उसका एक वो होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा शिपिंग बिजनेस का या कॉरपोरेशन का। लेकिन हुआ नहीं, वो डूब गया। तो ये क्या हुआ, रिजल्ट जो सोचा गया था उससे एकदम अपोजिट हुआ, एक अलग ही सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो वो एक सिचुएशनल आयरनी का एग्जांपल है। और भी कई चीजें हम ऐसी सिचुएशंस देख सकते हैं रियल लाइफ में। हालांकि इसमें हम एक बात समझें कि हमें उसे समझना होगा कि वो आयरनी है या नहीं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके 2 टाइप्स देखते हैं और समझेंगे कि कहाँ ये आयरनी है और कहाँ नहीं है। जैसे आप देखिए, अगर हम दौड़कर बस पकड़ते हैं और वो बस हमसे छूट जाती है, तो वो आयरनी नहीं है, क्योंकि हमने ये चीज हमारे दिमाग में थी कि शायद वो बस परहैप्स आई कुड कैच द ट्रेन और परहैप्स आई कुड नॉट, शायद वो पकड़ भी पाऊंगा, शायद वो बस मिस भी हो जाए। तो ये इट्स नॉट एन एग्जांपल ऑफ आयरनी। आयरनी का एग्जांपल क्या है, जब बस पकड़ने के टाइम से कुछ ही देर पहले मैं किसी से आई वॉज बोस्टिंग अबाउट माई सेल्फ कि मैं कैसे, कभी भी मेरी बस नहीं छूटती है, मैं ऐसा अपने आप के बारे में कुछ बड़ी बात कह रहा हूं,
कि मैं बहुत ही पंक्चुअल हूँ या बहुत फास्टली चला जाता हूँ और बस कभी मुझसे छूटती नहीं, और उसी दिन अगले ही पल वो बस मुझसे छूट जाए, तो ये फिर एक आयरनी का एग्जाम्पल है। तो हमें ध्यान देना होगा कि कौन सी सिचुएशन आयरनी होती है। जैसे आप देखिए, एक व्यक्ति, एक स्टंट ड्राइवर, मान लीजिए बेस्ट ड्राइवर का अवार्ड लेकर कहीं से वापस आ रहा है कि वो यू आर द बेस्ट ड्राइवर ऑफ दिस सिटी, ऑफ दिस प्लेस, और उसे अवार्ड मिला, और वो व्हाइल रिटर्निंग होम उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये एक आयरनी का एग्जाम्पल है। और भी हम कई एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। मान लीजिए देयर इज एन एक्सीडेंट ऑन द रोड, समवन मेट विद एन एक्सीडेंट, और ही और सम अदर पर्सन कॉल्स एन एम्बुलेंस, एंड एम्बुलेंस जो उसको बचाने के लिए आ रही है, उस एक्सीडेंट विक्टिम को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए आ रही है, उसे उस पर्टिकुलर उस व्यक्ति की लोकेशन ना पता हो, एंड द सेम एम्बुलेंस रन्स ओवर हिम, वो उसे कुचल के और आगे निकल जाए, तो जो उसे बचाने आ रहा था एक्चुअली वो ही उसे और ज्यादा चोट या तकलीफ दे गया। तो ये एग्जाम्पल हुआ सिचुएशनल आयरनी का। आई होप आप समझ गए होंगे कि सिचुएशन आयरनी क्या है। और भी रियल लाइफ से या आपकी पसंद की चीज़ों से भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप कुछ मूवीज़ वगैरह ज़्यादा देखते हैं तो आपने एक मूवी देखी होगी हैरी पॉटर, जो काफ़ी फेमस सीरीज़ है हॉलीवुड मूवीज़ की। उसमें हैरी पॉटर को जब पार्ट 7 में, इसकी बुक भी है, जब पता चलता है कि वोल्डेमॉर्ट को मारने के लिए उसे 6 वो एक इविल टाइप के पर्सनालिटीज़ हैं, उनको मारना है, और उसे पता चलता है कि नहीं, उसे 6 नहीं, उन 7 को मारना है, और 7 वो ही हिमसेल्फ इज द 7, वो 7वां वही है। यानी वो खुद भी जब उसकी डेथ होगी तभी वो उस विलन को, उस एंटागोनिस्ट को, वोल्डेमॉर्ट को मार पाएगा। तो ये एक सिचुएशनल आयरनी है कि जो एक्सपेक्ट किया वो नहीं है और कुछ अलग ही हो रहा है या होगा। तो ये हुई सिचुएशनल आयरनी। इसके बाद हम देखें ड्रामेटिक आयरनी। ये एक बहुत ही खास भाग है इस सेगमेंट, इस सेक्शन का, क्योंकि ड्रामा आपके टेक्स्ट बुक के भी पार्ट हैं, उनमें आपको ये ड्रामेटिक आयरनी काफ़ी देखने को आती है। इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ विजिबल इन योर वर्क। व्हेन अ रीडर अंडरस्टैंड्स मोर अबाउट द इवेंट्स ऑफ द स्टोरी देन द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, जब एक किसी कहानी, स्टोरी का जो कैरेक्टर है वो भी उस ड्रामा, उस कहानी में होने वाली घटनाओं के बारे में उतना ज्यादा नहीं जानता जितना उसे देखने या सुनने वाला वो ऑडियंस या वो स्पेक्टेटर यानी दर्शक उसे जानते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो ड्रामेटिक आयरनी होती है। इसका एक एग्जाम्पल हम लिटरेचर वर्क से लेते हैं, क्योंकि शायद ये जो कहानी है कई लोगों ने सुनी होगी। आपने रोमियो जूलियट जो है वो वर्क देखा होगा, शेक्सपियर का है। रोमियो जूलियट में एट द क्लाइमैक्स, उसका भी क्लाइमैक्स बहुत ट्रेजिक है, वो भी एक ट्रेजेडी है। क्या होता है कि जब रोमियो वेरोना वापस आता है तो उसे जूलियट जो है वो देखता है कि वो मर चुकी है, और इस दुख में रोमियो भी अपने आप को मार लेता है, मींस वो अपने आप को ही किल्स हिमसेल्फ। वो सोचता है कि जूलियट ने शी पॉइजन्ड हरसेल्फ, उसने खुद जहर खा लिया है, और ये सोचकर वो, जबकि थोड़े ही पहले जूलियट रोमियो के पास एक खबर भेजती है कि वो एक ऐसे ड्रग का, एक ऐसी दवाई का इस्तेमाल कर रही है जो कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए उसकी सांस को, उसकी स्पीड को कम कर देगा, जिससे ये लगे कि शी हैज डाइड, पर एक्चुअली शी इज नॉट, वो शी इज अलाइव। पर रोमियो को यह खबर नहीं पहुंच पाती, और जब वो आता है और देखता है कि शी पॉइजन्ड हरसेल्फ एंड शी इज नॉट एनी मोर, जैसे ही रोमियो को पता चलता है कि उसे लगता है कि जूलियट हैज डाइड, तो वो खुद ही पॉइजन्स हिमसेल्फ, वो खुद जहर खा लेता है और मर जाता है। मतलब इस इग्नोरेंस में मर जाता है कि जूलियट इज नो मोर। और जब जूलियट व्हेन शी केम बैक टू हर सेंसेस, जब वो जागती है, व्हेन शी इज कॉन्शियस, तब वो देखती है कि रोमियो जो है मर चुका है, और वो खुद को तलवार रखकर उसके ऊपर कूद जाती है। शी जम्प्स ऑन द पॉइंट ऑफ द स्वॉर्ड एंड शी किल्स हरसेल्फ, शी एंड्स हर लाइफ। तो इस तरह से एक ट्रेजिक एंड हो जाता है। रोमियो भी इग्नोरेंस में मर जाता है, और जूलियट भी फिर उस दुख में चली जाती है।
तो ऐसे में आप देखिए कि जो उस रोमियो जूलियट को पढ़ने वाले रीडर हैं या उस ड्रामा जब उसको एनेक्ट किया जा रहा है उसको देखने वाले स्पेक्टेटर्स हैं, दर्शक हैं, तो वो क्या करेंगे, वो उठकर बोल नहीं सकते कि रोमियो को नहीं बता सकते कि जूलियट इज अलाइव। तो इस तरह से जब उसको देखने वाले को, दर्शकों को ज्यादा पता होता है उस पर्टिकुलर स्टोरी या ड्रामा के कैरेक्टर्स से, तो ये ड्रामेटिक आयरनी हो जाती है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ भी हम मूवीज वगैरह देखते हैं, हम देखते हैं कि उसमें एक कैरेक्टर किसी पर्टिकुलर क्राइम में फ्रेम किया जा रहा है, उस क्राइम में फंस गया है कुछ क्राइम करके जो उसने नहीं किया है, और हम जानते हैं कि वो क्राइम किसी और ने किया है, तब भी हम सिर्फ देख सकते हैं, वी आर मेयर स्पेक्टेटर, वी आर ओनली ऑडियंस, वी कैन नॉट इंटरफेयर इन द ऑन गोइंग प्रोसेस। हम बोल नहीं सकते कि ये क्राइम उसने नहीं किया है। तो इस तरह ये ड्रामेटिक आयरनी हो जाती है। इसके पहले हमने एक सिचुएशनल देखी। सब कैटेगरी की बात करें तो सिचुएशनल में एक और कैटेगरी होती है कॉस्मिक आयरनी, जब भाग्य का, डेस्टिनी का, फेट का इंटरफेरेंस होता है। जो हमने एग्जांपल टाइटैनिक का लिया था उसमें वही है कि बाय फेट, बाय द इल लक और बाय बैड लक वो डूब जाता है, आइसबर्ग को वो देख नहीं पाते। तो ये एग्जाम्पल जो है ये सिचुएशनल आयरनी का है और उसके अंडर वो कॉस्मिक आयरनी हो जाती है। तो ये तीन टाइप्स, वर्बल, सिचुएशनल और ड्रामेटिक आयरनी के, आई होप आपको समझ में आए होंगे और इससे पहले के सारे पोएटिक डिवाइसेस आप समझ गए होंगे। डेफिनेशंस को याद रखें, खास तौर पर एग्जाम्पल्स को याद रखें, क्योंकि एग्जाम्पल्स जो है हमने बहुत ही आसान एग्जाम्पल्स लिए हैं ताकि आगे लंबे समय तक यू विल नॉट फॉरगेट देम, ये आपके दिमाग में रहें, आप कहीं भी इनके यूज को पहचान सके। ये एग्जाम में भी काम का है और वैसे भी अगर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट का नॉलेज है तो आपको ये सब पता होना चाहिए। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। होप यू एंजॉयड इट, होप यू विल लाइक इट व्हेन यू विल वॉच इट। कीप बीइंग विद अस, थैंक यू वेरी मच।